हेलो डियर स्टूडेंट, वेलकम बैक टू द चैनल। तो हम लोग क्लास 12 का इकोनॉमिक्स यानी कि अर्थशास्त्र का जो पार्ट ए और पार्ट बी व्यष्टि और समष्टि अर्थशास्त्र है, जिसमें हम लोग 30 डेज के अंदर में व्यष्टि और समष्टि अर्थशास्त्र के वन शॉट वीडियो में सारे चैप्टर्स को कवर करने वाले हैं। आज उसका डे 11 है और आज के इस वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं आपका चैप्टर नंबर 11, जिसका नाम है पूर्ति की लोच। और एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से ये टॉपिक हम लोगों का बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। पिछले कुछ दिनों से मेरा वीडियो नहीं आ रहा था क्योंकि लैपटॉप खराब हो गया था। उसके बाद फिर दीपावली के काम में फंस गए थे, इस वजह से वीडियो अपलोड नहीं कर पा रहे थे। लेकिन अब फाइनली मेरा डिजिटल बोर्ड सही हो चुका है, मेरा लैपटॉप सही हो चुका है। तो अब पहले का जैसा कंटिन्यूसली जो 2-3 वीडियो रेगुलर आता था, सेम उसी पैटर्न में सारा वीडियो आप लोगों के पास आएगा। इतना दिन से वीडियो नहीं डाल पाए उसके लिए सॉरी, लेकिन आप लोग को परेशान होने का कोई जरूरत नहीं है। हम जो आप लोग के लिए प्रॉमिस किए हैं, हम सारा सब्जेक्ट आपको पढ़ाएंगे, तो डेफिनेटली हम आप लोगों को पढ़ा करके देंगे। उसके लिए आप निष्फिक्र रहना, ठीक है। चलो आप वीडियो में आगे बढ़ते हैं और हम लोग बात करते हैं ये पूर्ति की लोच एक्चुअल में इसका मतलब क्या होता है। एग्जाम का पॉइंट ऑफ व्यू से तो चैप्टर बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अब सबसे पहले पूर्ति की लोच का मतलब समझना। देखो, इस तरह से याद है हम लोगों ने मांग का नियम और मांग की लोच पढ़ा था। मांग का लोच हमको क्या बताता था कि किसी भी वस्तु के कीमत में परिवर्तन होने से उसकी मांग की मात्रा में जो परिवर्तन आता है वही कहलाता है मांग की लोच। सिमिलरली उसी तरीके का पूर्ति का लोच भी होगा, यानी किसी भी कारण से जब किसी वस्तु के कीमत में परिवर्तन होने से उस वस्तु की पूर्ति में जो परिवर्तन होता है उसे ही हम लोग बोलते हैं पूर्ति की लोच। पूर्ति की लोच का मतलब होता है पूर्ति में परिवर्तन। पूर्ति की लोच का मतलब है पूर्ति में परिवर्तन। अगर किसी भी कारण से पूर्ति की मात्रा में परिवर्तन हो गया तो वही कहलाता है पूर्ति की लोच। और परिवर्तन हुआ क्यों? तो परिवर्तन हुआ आपका कीमत में परिवर्तन होने की वजह से। इसका मतलब सिंपल है कि जब कभी भी किसी भी वस्तु की कीमत में परिवर्तन होने से उस वस्तु की पूर्ति की मात्रा में जो परिवर्तन होता है उसे ही हम लोग पूर्ति की लोच कहते हैं। और यहाँ भी जैसे मांग का लोच में पूर्ति का लोच, जैसे कि मांग का लोच 5 प्रकार का होता था, उसी तरीके का पूर्ति का लोच भी 5 प्रकार का होगा। जिस फॉर्मूला से मांग की लोच को निकालते थे उसी फॉर्मूला से हम लोग पूर्ति की लोच को निकालेंगे। सेम टू सेम उसी टाइप का बनेगा। अगर आपको मांग का लोच याद है तो पूर्ति की लोच में आपको कोई भी परेशानी होना नहीं चाहिए। चलो अब हम लोग बात करते हैं, ये तो समझ में आ गया पूर्ति की लोच का मतलब पूर्ति की मात्रा में परिवर्तन हुआ। पूर्ति की मात्रा में परिवर्तन क्यों हुआ? कीमत में परिवर्तन होने के कारण, ठीक। अब चलो अब आते हैं हम लोग, अब पूर्ति की लोच का क्या आशा है, थोड़ा इसका मीनिंग भी पढ़ लेते हैं। तो देखो क्या बोल रहा है, साधारण शब्दों में कहें तो पूर्ति की लोच वस्तु की कीमत में होने वाले परिवर्तन के परिणाम स्वरूप उसकी पूर्ति में होने वाले परिवर्तन की माप है। यानी सिंपल है, किसी वस्तु के कीमत में प्रतिशत परिवर्तन से उसकी पूर्ति में होने वाले प्रतिशत परिवर्तन को ही पूर्ति की लोच कहते हैं। यानी किसी भी वस्तु का कीमत में प्रतिशत परिवर्तन हुआ जिसके वजह से उसकी पूर्ति में प्रतिशत परिवर्तन हो गया, तो इसे ही हम लोग पूर्ति की लोच कहते हैं। कीमत में परिवर्तन होने के कारण पूर्ति में परिवर्तन हो गया। अब देखो ये उसकी कुछ कुछ परिभाषाएं हैं, परिभाषा पढ़ लेना। सब लोग वही कहा, मार्शल का भी वही कहना था कि पूर्ति की लोच से अभिप्राय कीमत में परिवर्तन के परिणाम स्वरूप पूर्ति की मात्रा में होने वाले परिवर्तन से होता है, ठीक है। सैमुअल्सन ने भी वही कहा, बिलास ने भी जो है वो वही कहा, ठीक है। इसका स्क्रीनशॉट लेके अगर पढ़ना होगा तो आप इसको एक बार पढ़ सकते हो। अब आते हैं हम लोग पूर्ति की लोच का फॉर्मूला। जिस तरह से मांग का लोच को मापने का फॉर्मूला होता है उसी तरीके से पूर्ति का लोच का भी फॉर्मूला होता है। तो फॉर्मूला होता है पूर्ति की लोच बराबर वस्तु की पूर्ति में अनुपातिक परिवर्तन भागा, यानी कि इसको डिवाइड करेंगे वस्तु की कीमत में अनुपातिक परिवर्तन। यानी पूर्ति की लोच बराबर वस्तु की पूर्ति में अनुपातिक परिवर्तन डिवाइडेड बाय वस्तु की कीमत में अनुपातिक परिवर्तन। शॉर्टकट में याद रखना, पूर्ति में वस्तु की कीमत में अनुपातिक परिवर्तन, वस्तु की पूर्ति में अनुपातिक परिवर्तन, हाँ, वस्तु की पूर्ति में अनुपातिक परिवर्तन डिवाइडेड बाय वस्तु की कीमत में अनुपातिक परिवर्तन, ठीक है। अच्छा इसको तोड़ सकते हैं हम लोग ना। पूर्ति की लोच को हम लोग शॉर्ट में बोलेंगे ईज एस। ई का मतलब होता है इलास्टिसिटी और एस का मतलब होता है आपका सप्लाई। ई एस का मतलब इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई। इसके बाद वस्तु की पूर्ति में अनुपातिक परिवर्तन। तो पूर्ति में अनुपातिक परिवर्तन को क्या लिख सकते हैं हम लोग? ट्रेंगल क्यू एस बाय क्यू, ठीक है, डिवाइडेड बाय कीमत में अनुपातिक परिवर्तन, तो ट्रेंगल पी बाय पी।
अच्छा, इस फॉर्मूले को ही हम लोग इस तरह से भी तोड़ सकते हैं ना, इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई इज इक्वल टू ट्रेंगल क्वांटिटी एस डिवाइडेड बाय क्यू। डिवाइड को इनटू कर देंगे तो ये दोनों ऊपर चल, ये पी ऊपर चला जाएगा, ट्रेंगल पी नीचे आ जाएगा, यानी पी बाय ट्रेंगल पी। ये फॉर्मूला आप लोग याद रखोगे, इस फॉर्मूला से हम लोग पूर्ति की लोच का गणना करेंगे। ठीक है, यानी इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई इज इक्वल टू ट्रेंगल क्यू एस बाय क्यू इंटू पी बाय ट्रेंगल पी। अब हम लोग थोड़ा सा जानते हैं कि ईएस का मतलब क्या हुआ, ट्रेंगल क्यूएस का मतलब क्या होता है, क्यू का मतलब क्या होता है, पी का मतलब क्या होता है, और ट्रेंगल पी का मतलब। तो देखो, ईएस का मतलब होता है इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई, यानी कि पूर्ति में कितना परिवर्तन आया। ट्रेंगल का मतलब होता है परिवर्तन। क्यूएस का मतलब क्वांटिटी ऑफ सप्लाई, पूर्ति की मात्रा में कितना परिवर्तन आया, इसका मतलब होता है पूर्ति की मात्रा में कितना परिवर्तन। क्यू का मतलब होता है पहले पूर्ति कितना था, आरंभिक पूर्ति कितना था, पहले कितना पूर्ति करते थे। पी का मतलब है पहले प्राइस कितना था। ट्रेंगल पी का मतलब है प्राइस में कितना चेंज आया। पी का मतलब होता है कीमत, और ट्रेंगल पी का मतलब है कीमत में कितना परिवर्तन आया है। आया समझ में? इसके बाद इस फॉर्मूला में डाल के हम लोग इसको निकाल लेंगे। पहले इस फॉर्मूले को अच्छा से लिख लेना, लिख लो अच्छा से, क्योंकि इसी फॉर्मूला से सारा न्यूमेरिकल हम लोग सोल्व करेंगे। लिख लिए हैं? चलो देखो, अब इसी चीज का मतलब, सबका मतलब देखो वही समझाएं। ईएस का मतलब होता है पूर्ति की लोच, क्यूएस का मतलब होता है आपको प्रारंभिक पूर्ति कितना था, ट्रेंगल क्यूएस का मतलब पूर्ति में कितना परिवर्तन आया, पी का मतलब पहले कीमत कितना था, ट्रेंगल पी का मतलब कीमत में कितना परिवर्तन आया। और फॉर्मूला होगा इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई इज इक्वल टू ट्रेंगल क्यूएस बाय क्यू इंटू पी बाय ट्रेंगल पी। इस फॉर्मूला से हम लोग इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई यानी पूर्ति की लोच को निकालते हैं। ठीक है, चलो अब हम लोग इसका आते हैं कि ये पूर्ति का लोच होता कितने टाइप्स का है। तो देखो, जिस तरीके से मांग का लोच 5 प्रकार का होता था, उसी तरीके से पूर्ति का लोच भी 5 प्रकार का होता है। पूर्ति की लोच मुख्यतः 5 प्रकार की होती है। सेम वैसा लोचदार पूर्ति यानी कि इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई जब एक से ज्यादा होगा। पूर्णतः लोचदार पूर्ति यानी इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई इज इक्वल टू इंफिनिटी, अनंत होगा। इकाई लोचदार पूर्ति यानी इलास्टिसिटी इज इक्वल टू 1। बेलोचदार पूर्ति यानी कि इन इलास्टिसिटी सप्लाई यानी इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई इज इक्वल टू स्मॉलेस्ट देन 1। पूर्णतः बेलोचदार पूर्ति यानी कि इलास्टिसिटी इज इक्वल टू 0। अच्छा, याद है मांग का लोच में जिस तरीके से, इस तरीके से एक जो हम लोग टेबल बनाते थे मांग वक्र का, सेम पूर्ति का भी हम लोग उसी टाइप का बना सकते हैं। यहाँ देखो, इस तरीके से ये टूटता था, यहाँ पे इसके ठीक 0 के सीधा सीधा में यहाँ इलास्टिसिटी इज इक्वल टू 1 होता था, यहाँ इलास्टिसिटी इज इक्वल टू 0, यहाँ इलास्टिसिटी इक्वल टू इंफिनिटी, 0 से ऊपर 1 से कम यहाँ इलास्टिसिटी इज इक्वल टू इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई इज इक्वल टू स्मॉलेस्ट देन 1, और यहाँ 1 से बड़ा हो जाता था इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई इज इक्वल टू स्मॉलेस्ट देन 1। तो ये जो यहाँ पे जो हम लोग ये 4 चीजों को जो समझाए हैं यहाँ पे, ये 4 चीजों को हम लोग इस डायग्राम के थ्रू यहाँ पे दिखा सकते हैं। ठीक है, जिस जिस तरीके से हम लोग मांग का लोच पढ़े थे, डिट्टो वैसा ही है यहाँ पूर्ति की लोच को। 5 इन पांचों चीजों को हम लोग ऐसे पूर्ति वक्र में हम लोग इसको दिखा सकते हैं। ठीक है, आया समझ में? अब एक एक करके हम लोग इन सभी को कैलकुलेट करते हैं, एक एक करके हम लोग इसको निकालेंगे। निकालने का मतलब है हम लोग लोचदार पूर्ति निकालेंगे, कैसे होता है उसको ग्राफ में देखेंगे। पूर्णतः लोचदार पूर्ति कैसे निकलता है ग्राफ में दिखेंगे। इकाई लोचदार ये इन सब के ऊपर एक एक हम लोग न्यूमेरिकल क्वेश्चन अभी करेंगे। ठीक है, फॉर्मूला याद रखना, इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई इज इक्वल टू ट्रेंगल क्यू एस बाय क्यू एस इंटू पी बाय ट्रेंगल पी, इसको याद रखना। ठीक है, चलो अब सबसे पहला 1 नंबर वाला में आते हैं। 1 नंबर वाला में आते हैं। क्या बोल रहा है, लोचदार पूर्ति अथवा इकाई लोचदार पूर्ति यानी कि इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई इज इक्वल टू ग्रेटर देन 1। इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई 1 से ज्यादा होगा। इसका मतलब समझना क्या होता है, जब किसी वस्तु की पूर्ति में प्रतिशत परिवर्तन कीमत में होने वाले प्रतिशत परिवर्तन से अधिक होता है, तब पूर्ति की लोच इकाई से अधिक होती है। इसे ही लोचदार पूर्ति कहा जाता है। इसका मतलब सिंपल बात है सर जी, जब किसी वस्तु की कीमत में प्रतिशत परिवर्तन यानी जब किसी वस्तु के कीमत में जितना परिवर्तन हुआ उससे ज्यादा उसका पूर्ति में परिवर्तन हो गया। अगर किसी वस्तु का कीमत में 1 रुपया का परिवर्तन हुआ लेकिन उसके पूर्ति में 1 से ज्यादा का परिवर्तन हुआ, अगर किसी वस्तु का कीमत में 2 रुपया का परिवर्तन हुआ लेकिन उसका पूर्ति में ज्यादा परिवर्तन हुआ,
इसका मतलब सिंपल बोल रहा है, कीमत में कम मात्रा में परिवर्तन हुआ है जबकि पूर्ति में अधिक मात्रा में परिवर्तन हो गया। इसका मतलब ट्रेंगल क्यू एस बाय क्यू ये ज्यादा होगा आपका पी बाय ट्रेंगल पी से, यानी ट्रेंगल पी बाय पी से ज्यादा होगा, यानी पूर्ति में जो अनुपातिक परिवर्तन है ये ज्यादा होगा कीमत में अनुपातिक परिवर्तन से। ठीक है, अब देखो इसी चीज को हम लोग एक यहाँ पे टेबल के थ्रू यहाँ पे समझते हैं इसको। ये रहा हम लोगों का टेबल, ये कीमत है, कीमत मतलब प्राइस, इसको पी बोलेंगे। पहले कीमत 20 रुपया था और ये क्वांटिटी है, क्वांटिटी ऑफ सप्लाई यानी क्यूएस। पहले कीमत 20 रुपया था तो पूर्ति 30 था, अब कीमत बढ़ के 30 हो गया, जब कीमत बढ़ा तो पूर्ति भी घट के हो गया 30, 60 हो गया। अब देखो ये हम लोगों का पी है, ये हम लोग का P1 है, ये हम लोगों का क्वांटिटी ऑफ सप्लाई है और ये क्वांटिटी ऑफ सप्लाई 1 है। अब देखो अगर हम लोग इसको फॉर्मूला में निकालेंगे तो फॉर्मूला हम लोगों का क्या होगा, फॉर्मूला होगा हम लोग का क्वांटिटी इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई इज इक्वल टू ट्रेंगल क्यू एस बाय क्यू इंटू पी बाय ट्रेंगल पी। अब देखो इन ये तो फॉर्मूला हुआ। अब सबसे पहले हम लोग अगर ट्रेंगल क्यू एस निकालेंगे यानी कि क्वांटिटी में कितना सब परिवर्तन हुआ, देखो पहले 30 था, 30 से कितना हो गया 60 हो गया, तो देखो 60 माइनस 30 यानी कितना का चेंजेस आया है, ये देखो 60 से 30 हो गया 30 का चेंज। और क्यूएस का मतलब होता है, इसका मतलब है कि पहले कितना कीमत था 30 रुपया था। सिमिलरली हम पी देखेंगे यानी प्राइस पहले कितना था 20 था 30, और ट्रेंगल पी का मतलब है कि प्राइस में कितना चेंज आ गया, तो 20 से देखो 30 हो गया तो 30 माइनस 20 यानी कि 10। अब जब सब निकल गया तो इसको हम लोग फॉर्मूला में डाल सकते हैं। देयरफॉर इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई इज इक्वल टू, देखो ट्रेंगल क्यूएस कितना आया है 30 आया है, 30 डालेंगे डिवाइडेड बाय ट्रेंगल क्यू कितना है 30, 30 लिखेंगे इनटू पी कितना है 20, 20 लिखेंगे डिवाइडेड बाय ट्रेंगल पी कितना है 10, 10 लिखेंगे। अब देखो ये एक जीरो ये सब कट जाएगा, एक जीरो जीरो कट गया तो कितना आया, ये 2 आया। तो बताओ इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई जो है 2 आया है, तो क्या ये 1 से ज्यादा नहीं है, बिल्कुल है 1 से ज्यादा है। तो यही चीज तो ऊपर में हम अभी बताए थे। ठीक, इसी चीज को हम चाहें तो इस चीज को हम इस तरीके से ग्राफ में यहाँ पे दिखा सकते हैं। ये समझ में आ गया, इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई इज इक्वल टू मोर देन 1 है। अब इसी चीज को अगर हमको ग्राफ में दिखाना है तो दिखा सकते हैं, 0 है, x है, y है। अब देखो अब इसको नहीं देखना है, यहाँ देखो यहाँ वस्तु की कीमत, कीमत को यहाँ लिखते हैं और यहाँ लिखते हैं वस्तु का पूर्ति यानी कि Q और यहाँ लिखते हैं P। तो देखो पहले कीमत 20 था तो पूर्ति 30 था, चलो यहाँ कीमत 20 लिखते हैं, यहाँ पे पूर्ति हम लोग 30 रखते हैं। 30 था तो 30 था, फिर इसके बाद कीमत बढ़ के 30 हो गया, कीमत बढ़ के देखो यहाँ 30 हो गया तो ये पूर्ति बढ़ के 60 हो गया, मतलब ज्यादा हो गया, यहाँ 60 हो गया। ठीक है, कीमत में कितना प्रतिशत वृद्धि हुआ है भाई, 10% का वृद्धि हुआ, लेकिन पूर्ति में कितना प्रतिशत का वृद्धि हो गया, 30% का वृद्धि हो गया। है समझ में? इसी चीज को अब इसी चीज को इस तरीके से यहाँ दिखा देना। ये सप्लाई कर्व है मेरा, यहाँ और यहाँ कौन सा कर्व होगा, ये सप्लाई कर्व मेरा होगा। ठीक है, इसी चीज को हम लोग बोलते हैं आपका इकाई लोचदार पूर्ति, सॉरी इकाई से अधिक लोचदार पूर्ति यानी कि लोचदार पूर्ति। जितना मात्रा में कीमत में परिवर्तन हुआ उससे ज्यादा मात्रा में पूर्ति में परिवर्तन हुआ है मेरा। ठीक है, हो गया, समझ में आया? अच्छा से इसका स्क्रीनशॉट लो, फॉर्मूला याद रखना और एक बार इसको अच्छे से बनाना, और ये निकल जाने के बाद ये जो डायग्राम है वो इसको देख के बनाना, चार्ट इसको देख के बनाना, ग्राफ को। ठीक है, हो गया। अब आने वाले जितने भी क्वेश्चंस होंगे उसमें हम डायग्राम नहीं बनाएंगे, सिर्फ हम लोग न्यूमेरिकल निकालेंगे। ठीक, और न्यूमेरिकल एक देखो ऊपर जो डायग्राम बनाए देखो सेम यही डायग्राम यहाँ है। पहले कीमत कितना था 20 था तो 30 के बराबर पूर्ति था पहले, फिर कीमत 30 हो गया तो पूर्ति बढ़ के हो गया 60। देखो कीमत में थोड़ा मात्रा में परिवर्तन हुआ लेकिन पूर्ति में उससे ज्यादा मात्रा में परिवर्तन हुआ। कीमत में 30% परिवर्तन हो रहा है कीमत में, लेकिन पूर्ति में कीमत में 10% परिवर्तन हो रहा है, लेकिन पूर्ति में देखो यहाँ पे 30% परिवर्तन हो गया, हुआ ना ज्यादा। ठीक है, इसी को हम लोग बोलते हैं लोचदार पूर्ति या इकाई से अधिक लोचदार पूर्ति। दूसरा पूर्णतः लोचदार पूर्ति। पूर्णतः लोचदार पूर्ति इसका मतलब है पूरा तरीके से ही परिवर्तन हो गया। देखो जब किसी वस्तु की कीमत में कोई भी परिवर्तन नहीं होता है किंतु उसकी पूर्ति में अत्यधिक परिवर्तन हो जाता है, तब इसे ही पूर्णतः लोचदार पूर्ति कहा जाता है। यह विचार केवल एक सैद्धांतिक एवं काल्पनिक होता है क्योंकि वास्तविक जीवन में इस प्रकार की कोई स्थिति नहीं पाई जाती। हाँ,
देखो नॉर्मली क्या बोल रहा है कि जब किसी वस्तु की कीमत में कोई परिवर्तन नहीं होता है, कीमत उतना ही है, कीमत उतना ही है, कीमत में कोई परिवर्तन नहीं हुआ, लेकिन उस वस्तु की पूर्ति में अत्यधिक मात्रा में परिवर्तन हो गया, तो इसे ही हम लोग बोलते हैं पूर्णता लोचदार पूर्ति। इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई इज इक्वल टू इन्फिनिटी। ठीक है, कीमत में कोई भी मतलब कीमत स्थिर है, लेकिन पूर्ति में बहुत अत्यधिक परिवर्तन हो गया। देखो इसी चीज को यहाँ पे ये टेबल के रूप में बताया, टेबल दिए हैं। देखो पहले कीमत 5 था तो पूर्ति 6 के बराबर था, अभी भी कीमत 5 है लेकिन पूर्ति कितना हो गया, 10 हो गया। देखो कीमत वही है लेकिन पूर्ति कितना हो गया, 6 हो गया। अब देखो जब इसको हम लोग फॉर्मूला में निकालेंगे तो पहले बताओ तो ये हम लोग का कीमत है यानी कि प्राइस है, ये पूर्ति है यानी क्वांटिटी ऑफ सप्लाई है। अच्छा जब फॉर्मूला में निकालेंगे तो ट्रेंगल क्यूएस चाहिए, तो ये कीमत देखो 6 से 10 हो गया, 6 से 10 हो गया यानी कितना बढ़ गया, 4। क्यूएस का मतलब होता है पहले कितना था, 6 था, इसके बाद पी मतलब पहले प्राइस कितना था, 5, और ट्रेंगल पी का मतलब क्या है, 5 माइनस 5 यानी कि 0। अब जब निकालेंगे इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई इज इक्वल टू ट्रेंगल क्यूएस बाय क्यू, तो ट्रेंगल क्यूएस हो गया 4 डिवाइडेड बाय 6 इंटू पी बाय ट्रेंगल पी, तो 5/0। अब एक बात बताओ ना, ऊपर मल्टीप्लाई करेंगे तो 20 हो जाएगा, नीचे करेंगे मल्टीप्लाई तो 0, 0 तो 0, तो हो गया ना इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई इज इक्वल टू क्या हो गया, 0 मेरा हो गया। आया समझ में? ठीक है, अब इसी चीज को अगर हम लोग ड्राइंग ग्राफ में दिखाना चाहें तो ग्राफ में इस तरीके से दिखा देंगे, 0 x y, यहाँ पे दिखाएंगे पूर्ति यानी कि क्वांटिटी यानी कि Q, और यहाँ दिखाएंगे कीमत यानी कि P। पहले कीमत 5 था तो पूर्ति 6 के बराबर था, कीमत देखो 5 है तो सपोज पूर्ति 6 के बराबर है, 5 है तो 6 के बराबर। फिर अभी कीमत 5 है लेकिन पूर्ति बढ़ के 10 हो गया, पूर्ति बढ़ के 10 हो गया, कीमत 5 है लेकिन पूर्ति बढ़ के कितना हो गया, पूर्ति बढ़ के हो गया, ये मेरा हो गया सप्लाई कर्व। देखो कीमत उतना ही है लेकिन मेरा पूर्ति यहाँ पे बढ़ गया, 10 से 6 से 4 हो गया, 4% मेरा पूर्ति क्या हुआ, बढ़ गया। आया समझ में? इसी को हम लोग बोलते हैं आपका क्या, पूर्णता लोचदार पूर्ति। ठीक है, आया समझ में? ठीक है, निकल रहा है ना, ये कैसे निकाल रहे हैं, ये निकालना इंपॉर्टेंट है, और इस तरीके से ये निकल जाने के बाद इसको देख के यहाँ पे ग्राफ बना देंगे। सेम देखो यहाँ जो हम लोग ग्राफ बनाए हैं, सेम यही ग्राफ देखो यहाँ पे बना हुआ है, अभी जो हम बताएं सेम वही ग्राफ है। ठीक, इकाई लोचदार पूर्ति। अब इसके बाद हम हम न्यूमेरिकल बना दिए ना, इसके बाद 3 और रहेगा। एक है हम लोग का इकाई लोचदार पूर्ति, एक होता है बेलोचदार पूर्ति, और एक होता है पूर्णता बेलोचदार पूर्ति। तो इन तीनों ही क्वेश्चन का न्यूमेरिकल आप लोग बनाना, हम देंगे नीचे, न्यूमेरिकल फॉर्मूला में डाल के निकालना, और इन तीनों का आंसर हमको नीचे कमेंट बॉक्स पे कमेंट करके बता देना कि इतना इतना पूर्ति में परिवर्तन यानी पूर्ति की लोच आया है। अब इकाई लोचदार पूर्ति सुनो, जब किसी वस्तु की पूर्ति में उसी अनुपात में परिवर्तन होता है जिस अनुपात में उसकी कीमत में परिवर्तन हुई है, तो इसे ही इकाई लोचदार, रोजगार नहीं, इकाई लोचदार पूर्ति कहते हैं। यानी जब किसी वस्तु की कीमत में जितना परिवर्तन आया उसी अनुपात में उसका पूर्ति में परिवर्तन आया, यानी दोनों बराबर है। कीमत में जिस अनुपात में परिवर्तन आया उसी अनुपात में उसका पूर्ति में भी परिवर्तन आया है, दोनों का अनुपात सेम है, यानी कि दोनों का अनुपात 1 आएगा। दोनों का जब सोल्व करोगे तो कितना आएगा, 1 आएगा, दोनों बराबर है, तो इसे ही हम लोग कहते हैं लोचदार पूर्ति, सॉरी इकाई लोचदार पूर्ति, 1 आएगा। ठीक है, जैसे कि इसको सोल्व करना, पहले कीमत 10 था तो पूर्ति 20 था, कीमत 15 हो गया तो पूर्ति 30 हो गया। सोल्व करना, इसको सोल्व करने के बाद आंसर इसका 1 ही निकल करके, ठीक है, इसका आंसर हमको नीचे कमेंट करके बता देना। इसके बाद जब हो जाएगा तो ड्राइंग बना करके दिखा देंगे। कीमत में 10% परिवर्तन हुआ, पूर्ति में भी 10% परिवर्तन हुआ। यहाँ देखो कीमत में, 1 मिनट, क्या हो गया, ठीक है, बनाना इसको, इसका आंसर हमको कमेंट बॉक्स पे कमेंट करके बता देना। बेलोचदार पूर्ति, बेलोचदार पूर्ति क्या होता है, जब किसी वस्तु की पूर्ति में अनुपातिक परिवर्तन उसकी कीमत में अनुपातिक परिवर्तन से कम होता है तब इसे बेलोचदार, बेलोचदार पूर्ति कहा जाता है। इसे इकाई से कम लोचदार पूर्ति भी कहा जाता है, यानी कीमत में जिस अनुपात में परिवर्तन हुआ उससे कम अनुपात में पूर्ति में परिवर्तन हुआ, यानी कि कीमत में अधिक परिवर्तन हुआ लेकिन पूर्ति में कम अनुपात में परिवर्तन हुआ। इसका मतलब ये बोल रहा है कि ट्रेंगल क्यू एस बाय क्यू
और ये जो होता है ट्रेंगल P बाय P, इसमें क्या हो रहा है, कीमत में अधिक अनुपात में परिवर्तन हो रहा है, जबकि पूर्ति में कम अनुपात में परिवर्तन हुआ है। ठीक है, कीमत में अधिक अनुपात में परिवर्तन हुआ है, लेकिन पूर्ति में कम अनुपात में परिवर्तन हुआ है, ना के बराबर परिवर्तन हुआ है, तो उसे ही बोलते हैं बेरोजगार पूर्ति। इसको सोल्व करना, देखो 10 था कीमत, तो पूर्ति 40 के बराबर था, कीमत 10 से 20 हो गया, लेकिन पूर्ति 40 से बढ़ के कितना हो गया, 60 हो गया। इसको सोल्व करना और इसका आंसर हमको नीचे कमेंट बॉक्स पे कमेंट करके बता देना, ठीक। इसके बाद देखो, उसके बाद आप ग्राफ में भी देख सकते हो उसको, कीमत में 20% का परिवर्तन हुआ है, लेकिन पूर्ति में सिर्फ 10% का परिवर्तन हुआ, तो हुआ ना, कीमत में ज्यादा परिवर्तन हुआ, पूर्ति में कम परिवर्तन हुआ है, ठीक। लास्ट एक है पूर्णतः बेरोजगार पूर्ति। पूर्णतः बेरोजगार पूर्ति क्या होता है, देखो पूर्णतः बेरोजगार पूर्ति का मतलब होता है जब किसी वस्तु की कीमत में वृद्धि होने पर भी उसकी पूर्ति में कोई परिवर्तन नहीं होता है, तो इसे ही पूर्णतः बेरोजगार पूर्ति, बेरोजगार नहीं बेरोजगार, पूर्णतः बेरोजगार पूर्ति कहा जाता है। यानी किसी भी वस्तु का कीमत में बहुत परिवर्तन हो गया, बहुत ज्यादा, लेकिन उसके मांग, उसका पूर्ति में कोई भी परिवर्तन नहीं हुआ, जितना पूर्ति पहले करता था अभी भी उतना ही पूर्ति करता है, फिर चाहे कीमत कितना भी बढ़ जाए या कीमत कितना भी घट जाए, पूर्ति की मात्रा में कोई भी परिवर्तन नहीं करेंगे। पहले जितना सामान बाजार भेजते थे अभी भी उतना ही सामान बाजार भेजेंगे, चाहे बाजार में कीमत बढ़ गया है या बाजार में कीमत घट गया है। जैसे पहले देखो कीमत कितना था, 20 रुपया, तो पूर्ति था 20 के बराबर, अब कीमत बढ़ के 40 हो गया, लेकिन पूर्ति फिर भी मेरा 20 का 20 है। कीमत में वृद्धि हो गया, लेकिन पूर्ति में कोई भी वृद्धि नहीं किए हैं, ठीक। इसको बनाना, और बनाने के बाद हमको इसका आंसर नीचे कमेंट बॉक्स पे कमेंट करके बता देना। इस तरीके से इसका ड्राइंग बनेगा, ठीक है, इस तरीके से बनेगा। कीमत बढ़ गया, कीमत बढ़ गया, लेकिन पूर्ति क्या है, स्थिर है, पहले जितना पूर्ति करते थे पूर्ति अभी भी उतना है, ठीक है। चलो इसके बाद देखो, ऊपर जो हम लोग 3 चीजों, ऊपर जो हम लोग 5 चीजों को पढ़े, वही 5 चीजों को यहाँ पे समझाया गया है। पूर्णतः लोचदार पूर्ति में इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई इज इक्वल टू इंफिनिटी, कीमत में परिवर्तन होने पर भी पूर्ति में बहुत अधिक परिवर्तन नहीं होता है, ठीक है। पीछे जो हम लोग जो चीजों को पढ़े पांचों को, उन पांचों को यहाँ एक बार में समराइज करके हम बता दिए हैं। अगर आप एक जगह पांचों का नोट्स चाहते हैं तो एज इट इज इसको नोट डाउन करके रख लेना, ठीक है, क्लियर है। एक जगह क्या कर लेना, इसको नोट डाउन करके एक जगह रख सकते हो, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट लास्ट है, पूर्ति को लोच को प्रभावित करने वाले तत्व। कौन कौन सा ऐसा चीज है जिसके वजह से पूर्ति की लोच प्रभावित होगी। तो भाई जैसे कि पूर्ति को प्रभावित करने वाले जो जो कारक थे वही वही कारक पूर्ति के लोच को भी प्रभावित करेंगे। जैसे वस्तु की प्रकृति हुआ, वस्तु की कीमत, उत्पादन लागत, भविष्य में कीमत परिवर्तन की संभावना, उत्पत्ति का साधन हो गया, तकनीकी स्तर हो गया, और प्राकृतिक बाधा हो गया, ठीक है। इसके बाद पूर्ति की माप की विधियां, इसको बस याद रख लेना या नोट डाउन कर लेना कि पूर्ति की लोच को मापने का कितना विधियां होता है। लोक नहीं होगा, ठीक है, यहाँ लोच होगा। पूर्ति के लोच की मापन विधियां, पूर्ति को लोच को मापने का 2 विधि होता है, एक अनुपातिक रीति या प्रतिशत रीति, जो अभी हम लोग ऊपर निकाले वो सब अनुपातिक या प्रतिशत रीति है, और दूसरा होता है बिंदु रीति या ज्योमेट्री रीति। बिंदु रीति या ज्योमेट्री रीति जिसमें हम लोग ग्राफ में पूर्ति के लोच को दिखाते हैं। इस तरह से मान लो कि इस तरीके से मान लो कि इस तरीके से ये बना, मान लो इस तरीके से बना, यहाँ मान लो 10% परिवर्तन, यहाँ भी 10% परिवर्तन, तो ये होता है हम लोगों का ये रीति। और पूर्ति की लोच को ऊपर जो फॉर्मूला में डाल के निकाल रहे थे ना, वो होता है अनुपातिक रीति या प्रतिशत रीति, ठीक है। बस इतना ही इस चैप्टर में आप लोगों को पढ़ना है, कोई बहुत ज्यादा चीज इस चैप्टर में नहीं पढ़ना है। बस क्या याद रखना पूर्ति की लोच का मतलब क्या होता है, पूर्ति का लोच कितने प्रकार का होता है, 5 प्रकार का, उन पांचों को निकालने का फॉर्मूला, और उन सबके ऊपर 1-2 क्वेश्चन जो दिए हैं प्रैक्टिस कर लेना, उतना कर लेना, बस हो गया। उससे ज्यादा इस चैप्टर में और कुछ भी पढ़ने का जरूरत नहीं पड़ेगा, ठीक हो गया ये चैप्टर खत्म। इसके बाद हम लोगों का 2 और वीडियो आएगा व्यष्टि अर्थशास्त्र के ऊपर, बाजार के ऊपर 2 वीडियो आएगा, जिससे हमारा पूरा का पूरा व्यष्टि अर्थशास्त्र खत्म हो जाएगा। इसके बाद समष्टि अर्थशास्त्र को हम चैप्टर बाय चैप्टर नहीं पढ़ाएंगे, समष्टि अर्थशास्त्र को यूनिट वाइज पढ़ाएंगे। एक यूनिट निकालेंगे, उस यूनिट के अंदर जितने भी टॉपिक्स होंगे उन सारे टॉपिक्स को एक ही वीडियो के अंदर हम लोग कवर करेंगे, ताकि 10-12 वीडियो आने से अच्छा है समराइज करके एक वीडियो आ जाए। एक वीडियो देखने से आपका पूरा एक का एक यूनिट खत्म हो जाए, ठीक है। तो उसी टाइप का हम लोग पढ़ेंगे, इतना ज्यादा चैप्टर बाय चैप्टर उसको हम लोग नहीं पढ़ेंगे, क्लियर है।
चलो ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो पसंद आई है तो लाइक करो, शेयर करो, कमेंट करो। जो भी क्वेश्चन हम छोड़े हैं उन सभी क्वेश्चन का आंसर हमको नीचे कमेंट बॉक्स पे कमेंट करके जरूर बता देना।